Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics, Gynecology and Infertility, Accord Super Specialty Hospital, ग्रेटर फरीदाबाद से। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए और आज का टॉपिक है इनकम्पीटेंट ऑस या बच्चेदानी के मुंह का कमजोर होना, जिससे बार बार बच्चे खराब हो जाते हैं। प्रेगनेंसी होती तो है पर वो यूजुअली 4-5 महीने में अबॉर्शन हो जाता है या जिसको आप कहें मिसकैरेज हो जाता है। तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले ये होता क्या है, ये कैसे प्रेजेंट करता है, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में इनकॉम्पिटेंट ऑस बोलते हैं या लेब एंड टर्म्स में बच्चेदानी के मुंह का कमजोर होना। बच्चेदानी मैं आप सबको बता दूं कि ये जैसे ये बच्चेदानी होती है और ये जो पार्ट है ये बच्चेदानी का माउथ होता है। तो ये जो माउथ होता है ये ऐसे बना होता है, बाय नेचर ही ऐसा होता है, हमारे बॉडी की बनावट ऐसी होती है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये माउथ बिल्कुल टाइटली क्लोज रहता है ताकि ये प्रेगनेंसी को ग्रो करने दे सके। और जब डिलीवरी का टाइम पास आता है तो धीरे धीरे ये माउथ सॉफ्ट होता है और उसके बाद ये माउथ ओपन होना शुरू हो जाता है। जब ओपन होता है तो इसके यहाँ पे एक म्यूकस प्लग होता है, वो निकलता है और तब ये अर्ली साइन ऑफ लेबर भी माना जाता है। और उसके बाद लेबर के प्रोसेस के द्वारा जब यहाँ पे दर्दें शुरू होती हैं तो उसके साथ साथ ये माउथ ओपन होता है और तब डिलीवरी होती है। तो ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। अब इनकम्पीटेंट ऑस या बच्चेदानी का मुंह जब कमजोर हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। बच्चेदानी का मुंह अगर कमजोर होता है तो ये समय से पहले ही, सबसे पहले ये जो इसकी जो लेंथ होती है जो नॉर्मली 3 to 4 सेंटीमीटर्स के आसपास होनी चाहिए, या जो हमारा लोअर कट ऑफ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर्स का होता है, ये उससे इसकी लेंथ शॉर्ट होने लगती है। लेंथ शॉर्ट होने लगती है और उसके बाद ये ओपन होने लगता है। ओपन होता है उसके बाद जो मेम्ब्रेन्स होती है, जो बच्चे के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती है प्रेगनेंसी में, जो बेबी को सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स, वो नीचे हर्निएट करके आ जाती हैं और फिर समय से पहले बच्चा डिलीवर हो जाता है उस स्टेज में, जबकि बच्चा बाहर वायबल भी नहीं होता। तो इसको हम अबॉर्शन कहते हैं। ये यूजुअली 4 से 5 महीने में ये अबॉर्शन देखा गया है, कभी कभी इससे पहले या इससे थोड़ा बाद भी हो सकता है। तो ये तो है कि कैसे ये प्रेजेंट करता है। अब इसमें सबसे दुख की बात यह है या आयरनी आप कहो कि जब पहली बार ऐसा हो जाता है हमें तभी पता चलता है कि बच्चेदानी का मुंह कमजोर है। कमजोरी कई कारणों से हो सकता है। इनहेरेंट होता है, मतलब बाय नेचर या बनावट के तौर पे ही ये कमजोर है। कभी कभी हमने कोई प्रोसीजर कराया जैसे जिसमें हमने माउथ को डायलेट किया या इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, उसकी वजह से भी ये कमजोर हो सकता है। कभी कभी कुछ एबनॉर्मैलिटीज, बनावटी नुक्स होते हैं जिनको हम मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मैलिटी बोलते हैं, जैसे बाइकॉन्वेट यूट्रस है या सेप्टेट यूट्रस है जिसमें यूट्रस के बीच में पर्दा होता है या यूट्रस के दोनों हॉर्न अलग अलग बने होते हैं, उसमें भी ये बच्चेदानी का मुंह कमजोर होता है। तो ये सारे रीजन है और कभी कभी हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। आजकल क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसीज बढ़ गई हैं तो कभी कभी मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ भी इसको देखा गया, मतलब अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं घर में, ट्विंस हो, ट्रिपलेट्स हो, तो बच्चेदानी उसका भार नहीं वहन कर पाती और बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुल जाता है और अबॉर्शन हो जाता है। तो ये तो हुई कि कारण की बात। अब इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो मैंने बताया कि आयरनी ये है कि कभी कभी ये जब हो जाता है एक बार तभी हमें पता चलता है कि बच्चेदानी का मुंह कमजोर है। बट कुछ केसेस में जैसे ट्विंस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज या मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मैलिटीज या कभी इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, उस केसेस में हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह नॉर्मल है या नहीं। उसमें हम सर्वाइकल लेंथ देखते हैं, डायलिटेशन देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर सर्वाइकल लेंथ होता है। इसके लिए हमें कभी कभी इंटरनल अल्ट्रासाउंड या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ता है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया कि पता ही नहीं चलता, एकदम से माउथ ओपन होता है और एक्सपेल हो जाता है बेबी। अब हम जाने कि इसको हम कैसे इस स्थिति को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर जहां पे भी हमें हाई रिस्क ऑफ सस्पिशन होता है, मतलब हमें डाउट होता है कि शायद ये हो जाए, हमने हिस्ट्री के बेसिस पे एंटिसिपेट कर लिया, तो हम रेगुलर अल्ट्रासाउंड करके पता करते हैं कि क्या ये सर्वाइकल लेंथ कम तो नहीं हो रहा है। अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो वो अलार्मिंग होता है और फिर हमें वही के वही एक्शन लेना होता है। दूसरा,
कि अगर पहले कोई हिस्ट्री है तो उसके बेसिस पे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, पर डायग्नोसिस का जो सबसे अच्छा टूल होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, और वो भी इंटरनल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की। अगर हमारे पास पहले ऐसी हिस्ट्री है, हमने एंटिसिपेट कर लिया, तो इसमें एक स्टिच होता है जो हम वेजाइनली ये स्टिच लगा सकते हैं। इसको हम सर्वाइकल एनसेफलाज बोलते हैं, जो वेजाइनल रूट से किया जाता है। और ये एक सिंपल सा स्टिच होता है जो अंडर जनरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, और इससे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टाइम निकल जाता है, और हम उस स्टिच के द्वारा बच्चेदानी के मुंह को मजबूत कर देते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी एंड तक, मतलब 9वें महीने तक उसको बेयर कर सके आपका यूट्रस। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टिच लगाने के बाद भी इसका फेलियर हो जाता है। उसके लिए एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक इनसर्कलाज, वो हम लगवा सकते हैं। वो 2 तरीके का होता है। इंटरवल, यानी कि जब एक बार आपके साथ ऐसा हो गया तो हम अगली प्रेगनेंसी होने से पहले हम इसको लगवा लें। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जब दूसरी प्रेगनेंसी हो गई तो पहले 3 माह के बाद हम इसको लगा सकते हैं, या जो प्रेगनेंसी जब हमारा मिसकैरेज हुआ है उसके पहले, जिस भी महीने में हुआ है उसके पहले। बट जो आइडियल टाइम होता है वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद इसको लगाते हैं, मतलब पहले 3 महीने के बाद, क्योंकि तब तक बेबी छोटा होता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है तो बच्चेदानी के मुंह पे उसका जोर ज्यादा होता है। ये जो लैप्रोस्कोपिक इनसर्कलाज, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी 2 तरीके का होता है, जिसको हम एक कहते हैं इंटरवल, मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, और एक दूसरा जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। पर ये है कि अगर हमने लैप्रोस्कोपिक इनसर्कलाज कराया तो फिर उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हम नहीं करा सकते हैं, उसमें हमें सिजेरियन के द्वारा ही डिलीवरी करानी पड़ती है। जबकि सर्वाइकल इनसर्कलाज से अगर हमने आगे बढ़ा तो हम टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी पूरी टर्म पे आ जाती है तो हम वो स्टिच को काट देते हैं और उसमें नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं। तो अगर आप ऐसी समस्याओं से झेल रहे हैं तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलें और अपनी समस्या का समाधान करें।